तो हम बात करेंगे आज हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में कौटिल्य का दृष्टिकोण, कौटिल्यास व्यू किस सेंस में रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड। और अगेन आयल से साथ साथ में नोट्स बना लिया करो मेरे साथ साथ। ठीक है, चलो हमें क्या दिखता है, लेट्स सी। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौटिल्य के हिसाब से, पहली बात याद रखेगा, इन्होंने अपना जो एरिया है, इन्होंने जो अपना एरिया है उसको डिवाइड कर रखा है अर्बन और रूरल में। ठीक है, अर्बन एंड रूरल, राइट। वैसे ही जो महाजनपद आज बनते थे, आप जानते हैं मगध एक खुद ही सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद कौन सा था? मगध। मगध। और आपको पता ही है इनमें अर्बनाइजेशन था। तो अर्बन की अगर हम बात करें तो अर्बन से जुड़ा हुआ जो टैक्स है, ठीक है, जो टैक्सेस हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका, जो आज भी आपको इसी नाम से दिखाई देता है, शुल्क। फीस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? शुल्क। ठीक है। और जो शुल्क है, इसका जो एक नेचर था या इसका एक कैरेक्टरिस्टिक था, ये एक उस समय ड्यूटी के रूप में था। और आप जानते हैं टैक्स और ड्यूटी में हम क्या डिफरेंस मानते हैं? टैक्स वो होता है जो इंसानों पे लगता है, और वही टैक्स अगर गुड्स एंड सर्विसेज में लगता है, खासकर गुड्स में, तो वो क्या बन जाता है? ड्यूटी। ठीक है। तो ये शुल्क जो था वो ड्यूटी के रूप में था। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते थे, गुड्स जो हमारे एक्सपोर्ट किए जाते थे, निर्यात किए जाते थे, उन पे क्या लगता था? शुल्क। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? गुड्स जो एक्सपोर्ट किए यस जाते थे सर। उन पे क्या लगता था? शुल्क। ठीक है। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि सर जो हमारे गुड्स इंटरनल इस्तेमाल होते थे, है ना, यानी कि विद इन महाजनपद जो मूव करते थे, क्या उन पे भी किसी तरह का शुल्क था? तो इसका आंसर है यस, उनमें भी था। ठीक है। तो वो भी इस शुल्क के अंतर्गत ही आते थे। यानी कि शुल्क में आपके जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो भी शुल्क लगता था उन पे, और जो आपके इंट्रा स्टेट इंट्रा स्टेट से आप समझ गए होंगे, विद इन दी, मगध बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था, यानी कि मौर्यन साम्राज्य आप जानते ही हैं, काफी बड़ा बन चुका था। तो गुड्स अगर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते थे, उसमें भी शुल्क देना पड़ता था। ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देखा? शुल्क याद रखना। शुल्क क्या था? एक एक ड्यूटी था, आज के हिसाब से ड्यूटी, जो किस में लगता था? वस्तुओं पे। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? क्लियर है सबको? यस यस सर। अब मन में एक प्रश्न आता है कि ये जो हमारा जो व्यापारी है, जो गुड्स को बना रहा है, वो जो शुल्क दे रहा है, शुल्क में क्या सिर्फ कैश ही देना होता था? है ना, शुल्क में क्या सिर्फ कैश ही देना होता था? तो यहाँ पर हमारा डेटा हमें मिलता है एज पर कौटिल्य। यहाँ पर ऑप्शन था कैश और काइंड। काइंड का क्या मतलब होता है? ठीक है। नाउ हाँ, यहाँ पर और मत लगाना, एंड लिखा लिखा गया है, यानी कि आधा कुछ पार्ट आप कैश में दे सकते हैं, कुछ पार्ट काइंड। काइंड मतलब वही होता है, वस्तुएं होती है, जैसे अनाज हो गया या कोई ऐसी चीज जो आपको चाहिए, राइट, उसे काइंड कहते हैं। अदर देन कैश जो डिमांड में है, अदर देन कैश जो डिमांड में है, वो काइंड हो जाता है। जैसे आज के समय में आपको पता है कैश के साथ किसकी डिमांड है? ठीक है। तो ये चीज, ये आपके बिल्कुल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है? सर इम्पोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगती थी। दोबारा दोबारा पूछिए, क्या कहा? सर इम्पोर्ट पे ड्यूटी लगती थी। लेट्स सी। आई गेस इंपोर्ट का डेटा हमें उतना पता ही नहीं चलता है। प्रॉब्लम वही है ना, हमारा जो भी डेटा सोर्स है वो एक साहित्य है, तो इंपोर्ट की उस तरह की कुछ बात नहीं की गई है, जितना मुझे समझ में आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सर इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती होगी, तो अगर कुछ दिया नहीं है तो इंपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगती होगी, पर लग भी सकती है। हाँ, एजम्पशन बेच कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़े। यस अच्छा। यस सर। अच्छा, अब जैसे आप ये तो पता है ना, कौटिल्य साहब जो हैं हमारे, उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है, आपको पता है वो एक आइडल स्टेट की बात करता है। मानते हैं ये बात? हमने चर्चा भी करी थी। क्या कहा था मैंने? कि जो अर्थशास्त्र है उस पे पूरी तरह से हम विश्वास इसलिए नहीं कर पाते हैं, जो उसका मतलब एक क्रिटिक्स की तरह अगर आप अर्थशास्त्र को लेंगे, तो अर्थशास्त्र जो लिखी है वो स्टेटमैनशिप में लिखी है। यस और नो?
यानी कि यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा होता है, डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा क्या होता है? याद आ रहा है कुछ हमने इस पे चर्चा करी थी? तो Yes, sir. अर्थशास्त्र में अगर मैं अर्थशास्त्र को थोड़ा-सा इसकी आलोचना करूँ, इसे क्रिटिसाइज़ करूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो प्रैग्मैटिक व्यू होता है, प्रैग्मैटिक व्यू जो होता है, वो थोड़ा-सा कम होता है, लेस होता है। मानते हैं ये बात? Yes, sir. सबको समझ में आई? मैंने प्रैग्मैटिक मतलब होता है वास्तविकता, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे जो अब ऑब्वियसली आप किसी अच्छी किताब से पढ़ते हैं, तो जो भी अच्छा राइटर होता है, वो एक अपने हिसाब से भी आपको बताता है। तो यहाँ पर हमारे उपेंद्र सिंह जी कहती हैं कि अगर हम प्रैग्मैटिक व्यू से देखें, ठीक है? प्रैग्मैटिक व्यू से देखें, तो कहीं न कहीं हमें पता चलता है कि हमें स्टोरेज दिखा हुआ है, ठीक है? तो हमें ये पता चलता है कि स्टोरेज किसका दिखता है हमें? स्टोरेज दिखता है हमें ग्रेन्स का। ग्रेन्स का काफ़ी स्टोरेज दिखता है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें, एक अंदाज़ा है जो हमने देखा है, स्टोरेज देखा है, ग्रेन्स का काफ़ी स्टोरेज होता था किले में। तो अगर हम वास्तविकता से इस चीज़ को देखें, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि कौटिल्य ने प्रॉपर टैक्सेस की बात करी हुई है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। मैंने कहा अर्थशास्त्र में प्रैग्मैटिक व्यू कम दिखते हैं, ठीक है? प्रैग्मैटिक व्यूज़ कम दिखते हैं, वास्तविकता कम दिखती है। परंतु जितना हमें आर्कियोलॉजी के द्वारा खुदाई होती है, हमें पता चलता है कि वहाँ पर जैसे आपने पढ़ाई होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने पढ़े थे ना, कैस किस तरह से ग्रेन्स को रखा जाता था, याद आ रहा कुछ? तो Yes. जैसे ये किला है मानते हैं, किला है, ठीक है? तो किले में यहाँ पर इस तरह के स्टोरेज दिखते थे हमें, ठीक है? स्टोरेज। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कौटिल्य कहता था कि जैसे कौटिल्य ने कहा ही है कि चारों तरफ फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, आपको पता ही होगा, चारों तरफ फोर्टिफिकेशन होना चाहिए और यहाँ पर एक आपका एक गड्ढा होना चाहिए, ट्रेंच होना चाहिए, गड्ढा होना चाहिए और इसमें पानी भरना चाहिए और यहाँ पर मगरमच्छ रखने चाहिए। ये सुनो, सुना होगा आप लोगों ने, उसने ये बता Yes. रखा है कि चारों तरफ मगरमच्छ होने चाहिए, ठीक है? गड्ढा करके उसमें पानी भर दो और चारों तरफ मगरमच्छ होने चाहिए। और उसने ये भी बात करा है कभी कोई आपसे सीज़ करेगा, सीज़ होता है ना वो सीज़ कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी आपने वाली मूवी देखी है पद्मावत? पद्मावत वो मूवी में आपने देखा होगा जो रतन सिंह है, महाराजा रतन सिंह जो शाहिद कपूर थे, आपने देखा होगा अंदर थे पर धीरे-धीरे उनका अनाज खत्म होने लगता है। ये सुनो, तो पूरी जनता भूख से मर जाती है, तो रतन सिंह फिर बाहर आ गए। बाहर कौन वेट कर रहा था उनका? Alauddin Khilji. है ना? तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे कौटिल्य साहब क्या कहते हैं कि आपने यहाँ पर एक्सेस ऑफ क्या रखना चाहिए? अनाज। तो ये एक प्रैग्मैटिक व्यू है क्योंकि ये हमें एविडेंसेस मिलते हैं इसके, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे अर्थशास्त्र के द्वारा जो लिखा गया है टैक्सेस के बारे में, जितने भी टैक्सेस बताए गए हैं, वो सच में वास्तविक थे, ठीक है? फिर मैं बोल रहा हूँ अर्थशास्त्र एक कैसा है, अर्थशास्त्र में हम थोड़ा इसको प्रैग्मैटिक व्यू इसमें कम देखते हैं क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा है। अब आपको कभी मेंस में ये बताना है कि जो उसने प्रिस्क्राइब किया है, क्या वो वास्तविकता में था? तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है आपका कि वहाँ पर आप मदद लेंगे लिटरेचर की यानी कि अर्थशास्त्र की और एक्सकवेशन का। एक्सकवेशन मतलब क्या होता है? खुदाई Right. या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो जब वो दोनों मैच करते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर अर्थशास्त्र में बहुत सारे टैक्सेस की बात की जा रही है, जैसे अभी हमने एक टैक्स की बात करी, शुल्क की बात करी, तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि शुल्क था, जो हर तरह के गुड्स में लगता था। तो इसी तरह से अगर हम देखें गौरी जी मैं आपके उसमें आ रहा हूँ, कि अगर इस व्यू को हम देखें, तो हम इसमें असम्पशन कर सकते हैं कि जो गुड्स इम्पोर्ट हो रहे हैं, उस पे भी ये लोग शुल्क लेते होंगे क्योंकि एक्सेस सरप्लस की यहाँ पर बात हो रही है। क्या मेरी बात पकड़ पाए? बाकी लोग और गौरी जी समझ में आए? Yes. ठीक है? तो क्या सीखे हम? हमने क्या देखा? मेंस के हिसाब से हमने क्या देखा? क्योंकि मेंस में तो आपको लिखना होता है। तो आपने देखा अर्थशास्त्र जो है, उसमें प्रैग्मैटिक व्यूज़ कम होते हैं, ठीक है? कम होने के कारण हमें इसको अगर सही सिद्ध करना है, तो हमने क्या करना है? अर्थशास्त्र को, इस लिटरेचर को, इस साहित्य को किसके साथ जोड़ देना है? आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स के साथ। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमें दिखते हैं अंदर कि वहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी दिखती है। किलो में क्या दिखती है? स्टोरेज काफ़ी है। तो स्टोरेज काफ़ी है मतलब वो हमेशा अपने पास क्या रखते होंगे? सरप्लस। इसीलिए हमें दिखता है कि जो शुल्क की बात अगर मैं करूँ, शुल्क की बात अगर मैं करूँ, तो शुल्क में अभी हमने देखा क्या-क्या था यहाँ पर कैश एंड काइंड। यानी कि काइंड देना ज़रूरी था। काइंड क्या होता होगा यहाँ पर? अनाज।
काइंड क्या होता होगा यहाँ पर? अनाज, क्योंकि यही टैक्सेस में जो सरप्लस हो रहा है, ये भरा जा रहा है कहाँ? स्टोरेज में। कभी भी अगर अटैक हो गया, सीज़ हो गया, तो हम आराम से कुछ महीने तक लड़ सकें। क्या मेरी बात पकड़ पाए? यस? एक बार बता दीजिए यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट हम देखेंगे अगर क्या कौटिल्य ने प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि उस समय तो आपको मैंने बताया था या तो प्राइमरी सेक्टर होता था या सर्विस सेक्टर होता था। प्राइमरी सेक्टर तो डोमिनेटिंग होता था। क्या प्राइमरी सेक्टर यानी कि उस समय क्या होता था? लैंड प्लस एग्रीकल्चर। क्या इसकी कोई बात करी है हमारे कौटिल्य साहब ने? बिल्कुल करी है, ठीक है? तो कौटिल्य साहब ने इस सेक्टर को, खासकर लैंड और एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दी है, इम्पोर्टेंस दी है कि राजा की ये ज़िम्मेदारी है कि हर हाल में अपने इस प्राइमरी सेक्टर को राजा क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, और प्रोटेक्ट के साथ इनको सपोर्ट भी करेगा। राजा क्या करेगा? सपोर्ट भी करेगा। क्योंकि वही बात हो गई आज, जैसे मैं आपसे कह रहा था, किसने नारा दिया है जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है? तो उसी तरह से देखो यहाँ पर भी हमें दिखता है कि कौटिल्य ने भी कहा है कि आपने क्या करना है, जो आपका लैंड, जो एग्रीकल्चर होता है ना? और जो लैंड होती हैं, उसको आपने महत्व देना है, ठीक है? और सपोर्ट भी करना है। सपोर्ट करने का मतलब होता है जो आपके फार्मर्स होते हैं, जो आपके फार्मर्स होते हैं, ज़्यादातर आपको पता ही है फार्मर्स किस वर्ण के होते थे? और ये अपने खेतों में ये लोग काम किससे करवाते थे? शूद्र। है ना? दिमाग वैश्यास का होता था, क्या उगाना है, क्या करना है, क्योंकि ये इस चीज़ में निपुण थे, एक्सपर्ट थे वैश्य, ठीक है? प्रोडक्शन में ये वैश्य जो थे, निपुण थे, पर काम तो शूद्र करते थे ना। शूद्र का काम ही होता था वैश्य की मदद करना, क्षत्रिय की मदद करना, वगैरह-वगैरह, ब्राह्मण्स की मदद करना, शूद्र की ज़िम्मेदारी यही थी ना। तो शूद्र जो है, और ये भी याद रखना, शूद्र जो थे वो अनटचेबल नहीं थे, ठीक है? शूद्र अनटचेबल नहीं थे। तो शूद्र जो है, काम खेतों में वही करते थे, राइट? तो यानी कि हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि कहीं न कहीं हमने क्या कंक्लूड किया, क्या अर्थ निकाला कि शूद्रों के संरक्षण की बात भी कौटिल्य ने करी है। ये बात आप कैसे उठाएँगे? आप कहेंगे अर्थशास्त्र में लैंड एंड एग्रीकल्चर को बहुत महत्व दिया गया है, इम्पोर्टेंस दी गई है, और यहाँ पर राजा को ये ड्यूटी दी गई है कि उसको प्रोटेक्ट भी करेगा और सपोर्ट भी करेगा। तो इससे क्या समझ में आया आपको? कि कहीं न कहीं वैश्य और शूद्र का भी वेटेज था मगध एम्पायर में। अब मगध इतना फैला, यानी कि मौर्यन एम्पायर इतना फैला, क्या बिना अनाज के फैल जाएगा? आप बताइए? 2 बातें बताइए, बिना अनाज के फैलेगा? नहीं। और अनाज अगर नहीं उगेगा, किसानों का स्वागत नहीं किया जाएगा, किसानों का स्वागत या प्रोटेक्शन नहीं किया जाएगा, आपको लगता है कोई भी साम्राज्य फैल सकता है? कल भारत में पंजाब, यानी कि पंजाब से जुड़े हुए जो सिख हैं, उनको नाराज़ कर दिया जाए पूरी तरह, तो आपको लगता है भारत की इकोनॉमी बूस्ट होगी? No, sir. ठीक है? तो समझ पाए ना? तो यहाँ से हम No, आइडियल। sir. हुँ। सर शूद्र कैसे आपने इंक्लूड किया इसमें? खेतों में असल में काम कौन करता था? शूद्र क्या होते थे? शूद्र याद है ना आपको? शूद्र की ज़िम्मेदारी है, चौथे वर्ण में रखे जाते थे इन जनरल, और शूद्र की ज़िम्मेदारी है वो असिस्ट किसको करेगा? ऊपर के तीन वर्णों। 3 वर्णों को। द्विज याद है आपको? द्विज, यस सर। क्या था द्विज? सर जो दो बार जन्मे होते हैं, पहले के तीन बार। अब पहले के 3 वर्ण द्विज है ना, द्विज ट्वाइस बोर्न है ये, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि इनको असिस्ट कौन करेगा? शूद्र। तो खेती, मैंने बताया वैश्य जो है वो प्रोडक्शन में माहिर हैं, पर वो असल में खेती कौन कर रहा है? वहाँ पर किसको वो लोग गाइड कर रहे हैं कि तुमने ऐसे करना है, यहाँ पर ऐसे लाइन खींचनी है, यहाँ पर इतना पानी चाहिए, यहाँ पर ये फसल उगानी है, वरना उपजाऊ कम हो जाएगी ज़मीन। ये सब नॉलेज किसके पास है? इसमें एक्सपर्ट कौन है? वैश्य। गौरी जी समझ में आ रहा है? यस। तो वैश्यास, अब उनको लेबर चाहिए ना, तो लेबर कौन होंगे? शूद्र, शूद्र। ठीक है? क्योंकि शूद्रों की ज़िम्मेदारी थी वो हर किसी की, जैसे क्षत्रिय राजा होता था, राजा के बगल में वो पंखा देते थे ना, पंखा, वो कौन होते थे? शूद्र होते थे। शूद्र। अब समझ में आया? तो हमें इससे आइडिया मिल गया, जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इनके प्रोटेक्शन की बात करी है, सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी सेक्टर खेती को उन्होंने इतना महत्व दिया है, तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन किसका हो रहा है? शूद्रों का भी हो रहा है। मेरी बात समझ रही हैं आप? यस। चलो, ये आपने ना कंस्ट्रूट करना होता है ना,
निचोड़, सिविल्स इज़ ऑल अबाउट निचोड़, किताब में नहीं लिखा होगा, किताब में स्टेटमेंट लिखे हैं। कौटिल्य ने जो लिखा है वो है। उससे हमने अर्थ निकालना है कि कैसा होता होगा। गॉट इट? जैसे थ्योरी कुछ और होती है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। मैंने हमेशा आपको बताया सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या है आपका? अब एक आदमी ने रट दिया सोचो 112 को, तो उसने क्या समझ लिया है कि बजट कौन प्रस्तुत करता है? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पर रियलिटी क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो यही तो है सिविल्स। सिविल्स में आपको थ्योरी के हिसाब से एक परफेक्ट लॉजिक लगाना है। गौरी जी समझ पाई? यस। चलो एक्सक्यूज़ मी। चलो, अब देखो यहाँ पर एक अर्थशास्त्र का किताब नंबर 2 अध्याय 1 श्लोक 36 ठीक है? अर्थशास्त्र का है ये, ठीक है? किताब नंबर 2 अध्याय 1 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 36 क्या कहता है ये? कभी भी कोई ज़मीन होती है, ठीक है? अब वो क्या हो गई है, ज़मीन जो होती है कि वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है? वेस्ट हो जाती है। अब वेस्ट होने के देखो ज़मीन के बहुत सारे कारण होते हैं कि ज़मीन की फर्टिलिटी खत्म हो गई, ठीक है? आप जानते हैं ज़मीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है या बहुत सारी हमारी ज़मीन ऐसी होती है जिसके पास सिर्फ़ जो सोर्स होता है वो रेन फेड होता है। क्या होता है? रेन फेड। यानी कि उस ज़मीन को पानी सिर्फ़ कैसे मिलता है? पानी किससे मिलता है? सिर्फ़ वर्षा से। ठीक है, वर्षा जी सुनी ये बात मेरी? कि उस ज़मीन को पानी किससे मिलता है? अब इसको कैसे समझोगे? अगर आप इंडिया को देखोगे, इंडिया में ख़ासकर ये वाले एरिया जो होते हैं, है ना? जो साउथ वाले ये डेक्कन वाले, साउथ वाले एरिया होते हैं, यहाँ पर क्या पेरेनियल रिवर्स होती हैं? नो सर। नो सर। किस तरह की रिवर होती हैं? नॉन पेरेनियल। और नॉन नॉन पेरेनियल। नॉन पेरेनियल रिवर्स में क्या होता है? उनकी फीडिंग किससे होती है ज़्यादा? रेन। मॉनसून से। तो मैंने कहा लैंड जो है, कुछ लैंड ऐसी होती हैं कि उनकी जो लोकेशन है वो इस तरह से है कि वो पेरेनियल रिवर के करीब नहीं है। तो क्या होता है लैंड वेस्ट हो जाती है, समझ रहे हैं ना? जैसे एक मैंने बताया फर्टिलिटी का इश्यू हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है या कभी-कभी क्या होता है लैंड में कुछ बस्तियाँ बन जाती हैं, जैसे मज़दूर रह रहे हैं लैंड पे, ठीक है? आपने देखा होगा आज भी ऐसा होता है, एक बहुत बड़ा ज़मींदार होता है, आप गाँव में जाइएगा, एक बहुत बड़ा ज़मींदार होता है, उसने अपनी खेती के लिए मज़दूर रखे होते हैं और खेती में ही मज़दूर अपनी छोटी-सी कुटिया बना के रहते हैं, देखा है कभी ऐसा? हाँ जी सर। ऐसा होता है, आप कभी जाइए गाँव साइड में आपको दिखेगा, बड़े-बड़े जो ज़मींदार होते हैं ना, आज भी होता है, वहाँ आपको दिखेगा। अब कभी-कभी क्या होता है उस ज़मीन पे कभी महामारी फैल जाती है ना? किसी एक को बीमारी हुई, दूसरे को बीमारी हुई। जैसे ज़मीन में आपने कुआँ बना रखा है, ठीक है? एक ज़मीन के बीच में कुआँ है, ठीक है? ये कुआँ है। अब कुएँ में कुछ ऐसा कुछ हो गया कि यहाँ पर डिज़ीज़ हो गई है। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि आपकी जो ज़मीन वेस्ट हो जाती है, उसका क्या करना है? उसके बारे में 2136 में हमें क्या मिलता है? ठीक है? कि अगर ज़मीन क्या होती है, अगर वेस्ट हो जाती है तो क्या मिलता है? तो इस ज़मीन को टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जाएगा। राजा का ये दायित्व होगा कि ज़मीन को वो क्या करेगा, टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जब ये टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट होगी और आपको पता है ज़मीन कभी भी वेस्ट होती है, पर वो वेस्टेज ज़मीन का कभी भी परमानेंट नहीं होता। अब मेरा कहने का क्या मतलब है, टेक एन एग्ज़ाम्पल एक लैंड है, लैंड में फर्टिलिटी का इश्यू हो गया, ठीक है? उसकी फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई और उस समय टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस थी नहीं हमारे। फिर अगर उस लैंड को आप छोड़ दोगे कुछ समय के लिए छोड़ दोगे, आपको नहीं पता कि लैंड अपने आप क्या रीगेन कर लेगी, फर्टिलिटी। ठीक है? तो होता क्या है उस लैंड को जब हम टैक्स से माफ कर देंगे, तो लोग फिर उसमें अपना एफर्ट दिखाएँगे, क्योंकि लोगों को लालच होता है ना। तो जब वो दोबारा से वो लैंड जब क्या होगा लोग उसमें काम करेंगे, तो अभी भी लैंड क्या होगा उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। पर जब वो अच्छी तरह इस लेवल की हो जाएगी कि भैया उसमें अच्छा खासा प्रोडक्शन होने लग गया है, किसी वैश्य ने जिसके अंदर वैश्य का वर्च्यू है, उसने उस लैंड को दोबारा से फर्टाइल कर दिया। अब वो फर्टाइल क्यों करेगा? सबसे पहले तो उसको लालच होना चाहिए ना कि उसको फ्री लैंड तो मिले। समझ रहे हो कौटिल्य का दिमाग कितना भयंकर था। आप मुझे बताओ, आप उस लैंड में तभी तो जाओगे, जिस लैंड में आपको पता है खतरा है, वहाँ पर महामारी है, यहाँ पर ये लैंड की ज़मीन खराब हो गई है। पर आपको पता चल रहा है ये लैंड तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई टैक्स नहीं देना मेरा। तो आपके अंदर वो मोटिवेशन जगाएगा और जैसी मोटिवेशन आएगा आप उसमें एफर्ट करेंगे और हमेशा याद रखना, आपका रिज़ल्ट की शुरुआत ही होती है एफर्ट से। मानते हैं ये बात? भगवान अपने आप नहीं देता, भगवान से प्रेयर करके मिलता है क्या? या कोशिश करके मिलता है? कोशिश। तो यहाँ पर आपको देखो क्या पता चल रहा है कि चाणक्य जो है थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा भी था, तभी तो कहते हैं ना चाणक्य नीति, लालच देना।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है थोड़ा-सा लालच दिया जा रहा है। यस और नो? पकड़ पाए मेरी बात? तो क्या सीखा हमने यहाँ से? आपको ये भी समझ में आ गया कि मगध यानी कि मौर्यन समय पर कोई लैंड ऐसी थी जहाँ पर टैक्स बिल्कुल नहीं लिया जाता था। तो आपके पास आंसर क्या है? यस और नो? बताओ, अगर आपसे पूछा जाएगा मौर्यन मौर्यन साम्राज्य यानी कि अर्थशास्त्र के हिसाब से क्या उनके पास कोई ऐसी लैंड थी जहाँ पर टैक्स बिल्कुल नहीं था? आंसर क्या होगा? यस यस सर था। और अगर आपको ये चीज़ याद हो पाए तो और अच्छी बात है। बुक नंबर 2 अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 36। क्या मैं समझा पाया? सर बाद में टैक्स लेने लग जाते होंगे ना, जब ज़मीन ऑब्वियसली, उपजाऊ हो जाती होगी? बिल्कुल, ठीक है। लेते होंगे ऑब्वियसली, कहाँ छोड़ेंगे टैक्सेस, क्योंकि वो मैं कैसे कह पा रहा हूँ? वो मैं 2 लॉजिक से कह पा रहा हूँ। एक सरप्लस सरप्लस वाली बात, इनके पास हमेशा क्या होना चाहिए? अनाज। और दूसरा इतना बड़ा एम्पायर, माय गॉड! आपने देखा तो था मौर्यन साम्राज्य कहाँ तक फैला भाई। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इतना बड़ा साम्राज्य बिना इसके फैल जाएगा। अब मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये वाली जो सिचुएशन है लैंड वाली, तो हाँ, ये शेरशाह सूरी और अकबर ने भी तो ऐसे ही किया था कि उनको टैक्स फ्री कर देते थे और उन्होंने तो इवन डिवाइड भी कर दिया था लैंड्स को कि ना दे दिए थे। एब्सोल्युटली। क्या वो लोगों ने पहले अर्थशास्त्र आई या मुगल्स आए? अर्थशास्त्र। तो ऑब्वियसली। एक सेकंड ना गाइस, थोड़ा पानी पी रहा हूँ। अब आपने पहले भी देखा था, मैंने आपको याद होगा, आप लोगों को पढ़ाया था कि ज़्यादातर जो लैंड उपजाऊ नहीं रहती थी, उसको पुरोहितों को भी दे दिया जाता था। याद है कुछ? हाँ जी सर। इस तरह से ये अरेंजमेंट करते थे, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? और यहाँ पर देखो, अब वही बात है, क्या चाणक्य कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करता था या सोशलिस्ट को, या इस तरह से ना? आप मुझे बताइए, अगर भारत एक सोशलिस्ट अपने आप को कहता है, भारत अपने आप को क्या कहता है? सोशलिस्ट, ठीक है? 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है ऐसा ऐसा विचार जिसमें सोशलिज्म को माना जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि 100% मानना। ये हम पढ़ चुके हैं, याद होगा आप लोगों को। तो सोशलिस्ट में आपको भारत में क्या दिखता है कि कुछ ऐसे-ऐसे हमारे कुछ फ़ील्ड्स हैं, ऐसे-ऐसे हमारे कुछ क्षेत्र हैं, जहाँ पर आपको स्टेट मोनोपोली दिखती है। दिखती है, बताइए, हाँ या ना? हाँ जी सर। भारत में दिखती है। अगर मैं बोलूँ, कहीं पर खुदाई में यूरेनियम निकल गया, भारत में कहीं खुदाई करी और वहाँ पर यूरेनियम 238 आ गया। नेचुरल अकरिंग यही होती है ना यूरेनियम की, यूरेनियम 238। ये निकल के आ गया। बताओ, इसमें प्राइवेट प्लेयर को घुसाया जाएगा या गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर लेगी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। ठीक है? तो आपको पता है हमारे भारत में कुछ स्टेट मोनोपोलीज़ होती है। जैसे रेलवे किसके पास है प्योरली? जो मेन रेलवे है वो किसके पास है? स्टैंडर्ड स्टेट के पास। ठीक सेंटर। है? ठीक है, चलो गुड। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि अब हम अर्थशास्त्र में देखते हैं कि ऐसा कुछ था हमारे कौटिल्य जी ने कुछ ऐसी बात करी है, बिल्कुल करी है। कौटिल्य ने कहा है कि जो फॉरेस्ट है, पेस्चर्स लैंड है। पेस्चर्स लैंड क्या होता है? पेस्चर्स क्या होता है? चर्चा ग्रेस करवाते हैं कैटल को। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। एंड माइंस, ये 3 चीज़ें हमेशा स्टेट प्रॉपर्टी रहेंगी, स्टेट प्रॉपर्टी रहेंगी, ठीक है? तो आप अगर दिखाओगे, आप अपने मेंस में लिखते हो कि यहाँ की सोसाइटी आपको कैसी दिखती है? क्या ये कैपिटलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे? तो वो हमने कल भी चर्चा करी थी, ये मिक्स इकोनॉमी में थे नहीं थे, बताइए? यस हाँ, सर। तो इसीलिए हम इनको एकदम कम्युनिस्ट नहीं कह सकते, ठीक है? यानी कि हम अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र का आधार लेकर हम ये कह सकते हैं कि मौर्यन साम्राज्य जो था वो एक कम्युनिस्ट स्टेट नहीं था, वो एक मिक्स इकोनॉमी में था। क्या मैंने कल आपको जो प्रीवियस क्लास थी क्या उसमें बताया था? प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट था और पब्लिक प्रॉपर्टी का भी। यस। क्या मैंने आज आपको ये पढ़ा दिया कि यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, पैस्चर लैंड्स हो गए, माइंस हो गए, ये किसकी मोनोपोली में रहेगा? स्टेट की। तो आपको आइडिया हो रहा है कि भारत का जो तंत्र है, भारत का जो एक राजनीति है, चाहे वो राजनीति बोलो या इकोनॉमिक स्टैंडर्ड देखो, वो काफ़ी मैच करता है अर्थशास्त्र में लिखी गई बातों से। यस और नो? पकड़ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। सर फिर हम इसको मतलब मिक्स्ड बोलेंगे। अच्छा, हाँ, ऑब्वियसली कल भी तो मैंने बोला था ये बात जो प्रीवियस लेक्चर। अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। जैसे
कोई भी जो देश होता है ज़्यादातर डेमोक्रेटिक, जो एक कंट्री होती है डेमोक्रेटिक, वो हमेशा कम्युनिस्ट को, जो कम्युनिस्ट होते हैं, उनको हमेशा एक नेगेटिव निगाहों से क्यों देखती है? जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जैसे आपने पॉल हेमर का नाम सुना है? जिसने क्या बनाया था? पॉल हेमर का नाम सुना है? परमाणु बम। यस। परमाणु बम बनाया था ना जिसने, जो आपके हिरोशिमा नागासाकी में फेंका था। तो आपको पता होगा यूएसए ने उसको लास्ट में कम्युनिस्ट कह के उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करी। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, क्योंकि इंडिया एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक है ना, हमेशा कम्युनिस्ट को ये लोग नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्या लगता है आपको क्यों कहते होंगे? क्योंकि सर इसमें ये शायद वॉयलेंस का सपोर्ट करते हैं ना, ओके, अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है। और सर डेमोक्रेटिक में हमारा जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है वो जनता को होता है। हाँ, सर बिल्कुल कम्युनिज्म में वन लीडर होता है ना, जैसे डेमोक्रेसी में हम खुद चुन सकते हैं, पर कम्युनिज्म हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं देता। गुड, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों का, डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोग गौरी जी आप सुन रही है मुझे? यस। अब कम्युनिज्म जो है, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, उनकी डिमांड क्या होती है कि शासन किसके पास होना चाहिए? बताओ। कम्युनिज्म में क्या कहते हैं लोग, शासन किसके पास होना चाहिए? राजा के पास या लोगों के पास? राजा के वाह बेटा, वर्षा जी कहाँ मारूँ थप्पड़? लोगों। लोगों के पास। लोगों के पास। तो फिर ये तो सेम ही बात है, ठीक है? मैंने तो नहीं कहा, आप ही जवाब दे रहे हैं। वर्षा जी को छोड़कर, वर्षा जी तो पता नहीं। आज मैं आपके घर आऊँगा वर्षा जी और आपको तीर मारूँगा एक, ठीक है? नो सर। आज रावण का अंत होगा, अंदर से राम निकालूँगा आपके, ठीक है? तो वो व्हाट आई एम मेरे सेइंग, अंदर कोई रावण नहीं है। क्या कहा? आपके घर में? मेरे अंदर कोई रावण नहीं है। चलो वेरी गुड, मेरे अंदर तो है भाई, ठीक है? चलो आ जाओ। अब यहाँ पर मुझे बताओ, कम्युनिस्ट यानी कि कम्युनिज्म विचारधारा भी तो ये कहती है कि भैया ये जो अमीर वर्ग है इसको बाहर फेंको और जो नॉर्मल जनता है, शासन उनके पास होना चाहिए। तो लोकतंत्र और ये तो मैच कर गया। अब मुझे बताओ इसमें, एलैबोरेट करो इससे, क्योंकि अच्छा टॉपिक है ये, इसको यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है? बताओ, आंसर दो। सर दोबारा बोलोगे एक बार? हैं? सर क्वेश्चन दोबारा पूछोगे एक बारी? क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि लोकतंत्र में किसका तंत्र होता है? लोगों का, ठीक है? और जो कम्युनिज्म विचारधारा है, जो मानते हैं कार्ल मार्क्स का उठाते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि किसका शासन हो? कुलीन वर्ग का या आम लोगों का? आम लोगों का। तो फिर आपको नहीं लगता कम्युनिज्म जो है लोकतंत्र से मैच हो गया? किरण जी आंसर है? गौरी जी किसी के पास? अश्विन मैम? सर एक तो सोचने वाला हो गया। सर सर इसमें जैसे लोगों के लिए बोला है ना कम्युनिज्म में, तो इसमें सर एंड में ये नहीं बोला है कि स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी, मतलब सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुद रहेंगे और स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा, बट डेमोक्रेसी में तो स्टेट रहेगा। ओके गुड। और सर पर डेमोक्रेसी में तो हम सभी लोगों को लिखते हैं ना, चाहे वो कुलीन हो चाहे वो एलीट क्लास हो। और इसमें इन्होंने बस यही बोला है कि कम्युनिस्टों में कुलीन हो और वो शोर शराबे से कैसे भी करके जनता को हटा सकते हैं, जैसे हमने नेपाल में देखा अब। तो ओके गुड। चलो, अब ये मैंने छेड़ा है, तो ऑब्वियसली मैं अभी इसमें बात करूंगा, पर पहले इसको कुछ मैं और पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, और कंफ्यूजन होना भी चाहिए, ठीक है? क्योंकि डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म जो है वो आपस में अलाइन करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक है या नहीं, बताइए, ये सुनो। हाँ जी सर। तो भारत में ये वाली पार्टी है, है सर। ये दो पार्टी दिखती हैं आपको, सीपीआई और एक सीपीआईएम। तो यानी कि डेमोक्रेसी से अलाइन करता है ना ये। तो अभी पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है? मुझे थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? याद रखना, कभी भी आपको लिखना है मीन्स में कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, तो आप जो भी लिखेंगे उसके पीछे आपके पास तथ्य होना चाहिए। तो आप इसको कह सकते हैं, मीन्स में ये डाल सकते हैं कि भैया वहाँ की सोसाइटी हमें मिक्स इकोनॉमी दिखती है, मिक्स इकोनॉमी, ठीक है? पब्लिक प्राइवेट, प्राइवेट भी था, पब्लिक भी था,
प्लस वहां पर हमें क्या दिखता है, एक सोशलिस्ट पैटर्न दिखता है। जब मैं सोशलिस्ट दिखाता हूं तो सोशलिस्ट बेसिकली आपका एक पॉलिटिकल की तरफ आपको ले जाता है, ठीक है। ठीक है, क्या कहा मैंने, सोशलिस्ट आपको पॉलिटिकल डोमेन में अगर आप इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखो पहले मेरी बात सुनो, लोग इसमें क्यों कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं बोलूं जैसे कैपिटलिज्म को बोलूं, टेक एन एग्जांपल, कैपिटलिज्म में मैं बोलूं तो इसको आप दो डायमेंशन से समझा सकते हैं, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल में आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर स्टेट का इंटरफेरेंस मिनिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। यहाँ पर स्टेट क्या करता है, इंटरफेरेंस मिनिमम करता है। यानी कि जब स्टेट इंटरफेरेंस मिनिमम करेगा तो आपकी लिबर्टी बढ़ जाएगी, मानते हैं बात, आपकी क्या बढ़ जाएगी, लिबर्टी। तो इकोनॉमिक लेवल पे आप देखेंगे, इकोनॉमिक लेवल पे आपको क्या मिल जाता है कि आपको एक फ्रीडम मिल जाती है कि आप अपने वर्च्यू के अनुसार कुछ भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और आपने, क्योंकि मार्केट अपने आप क्या करती है, प्राइस तय करती है, तो आपका प्राइस अपने आप मार्केट तय कर देगी, स्टेट नहीं घुसेगा, तो इकोनॉमिक फ्रीडम मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो कैपिटलिज्म क्या है, आप उसको पॉलिटिकल लेवल में भी समझा सकते हैं, इकोनॉमिकल लेवल में भी। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो। अगर मैं बात करूं सोसाइटी की, किसके, सोसाइटी की, मॉरियंस मॉडर्न। की। तो मॉरियंस की सोसाइटी कैसी थी, तो इसका आधार लेना अर्थशास्त्र को, सबसे बड़ा तो यही लेना, ठीक है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, इसके हिसाब से हमें पता चलता है ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मैंने मिक्स इकोनॉमी बोला तो मिक्स इकोनॉमी का मतलब ये हो गया, मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता था या जो टैक्स का कलेक्शन होता था या जो लैंड का कंट्रोल था वो प्राइवेट के पास भी था प्लस पब्लिक के पास भी था, आपने देखा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसको, जब मैं अगर सोशलिस्ट बता रहा हूँ, सोशलिस्ट बता रहा हूँ, तो मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि सोशलिस्ट में मैंने अभी बताया आपको कि जो कंट्रोल है, स्टेट की मोनोपोली अभी भी हमें दिखती है किसमें, फॉरेस्ट, पेस्टल लैंड और किसमें, माइंस में। अब क्वेश्चन है कि सर मैं इस सोसाइटी को सोशलिज्म क्यों नहीं कह सकता। सोशलिज्म का मतलब होता है जहां पर कंप्लीट कंट्रोल किसका होता है, यहाँ पर सारी मोनोपोली किसकी हो जाती है, स्टेट की, ठीक है। अब ये सोशलिज्म के बदले क्या सर मैं यहाँ कम्युनिज्म भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। अब कैसे सर ये इंटरचेंज में लिख सकता हूँ क्या, मैंने उस दिन भी आपको बताया था अगर आपको याद हो। अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूं, कार्ल मार्क्स ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली बार किसकी बात करी, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की, ठीक है। अब ये बात याद रखना, कम्युनिज्म की बात तो प्लाटो ने भी करी थी, है ना। प्लाटो तो कहाँ 5वीं शताब्दी बीसी का आदमी है, पर उसने कम्युनिज्म को एक स्पेसिफिक किया था वाइफ्स और प्रॉपर्टी पे, यस और नो। जी सर। इसके अलावा तो उसने हर क्लास को नहीं लिया था ना। पर प्लाटो को अगर मैं हटाऊं, मैं अगर सही में देखूं कि कम्युनिज्म देने वाला कौन था, वो था हमारा कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स ने इसका रास्ता भी दिया। तो रास्ता क्या था उसका, रास्ता एक सोशलिज्म होता है, कैसे आप कम्युनिज्म की तरफ जाओगे। तो जब हम बात कार्ल मार्क्स को लेके कुछ लिखते हैं तो वहां पर आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म बोलो या कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म बोलो, वो आप थ्योरी में लिख सकते हो इंटरचेंज होके, क्योंकि बात एक ही हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। कार्ल मार्क्स के केस में आप कम्युनिज्म और सोशलिज्म को एक ही दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर टेक्निकली सोशलिज्म एक रास्ता होता है और कम्युनिज्म एक आइडियल स्टेज होती है। क्या मैं समझा पाया, गौरी जी पकड़ पाई। सर ये वाला फिर से बताना था। फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कार्ल मार्क्स जो था, ही वाज द फर्स्ट जिसने ऑफिशियली कम्युनिज्म का मुद्दा उठाया, यस और नो। कम्युनिज्म क्या होता है, एक आइडियल स्टेट होता है या एक फाइनल गोल होता है कम्युनिज्म। यहाँ पर कैसा होता है, क्लासलेस सोसाइटी एंड, यानी कि क्लासलेस क्या होगा यहाँ पर, एक क्लासलेस होगा और दूसरा क्या होगा, स्टेटलेस। मानते हो ये बात, यस। ठीक है। अब क्या है एक्सक्यूज मी, क्लासलेस और स्टेटलेस देखोगे तो सच्चाई ये है कि कभी भी सोसाइटी स्टेटलेस हो ही नहीं सकती। वो कहने की बात होती है कि लोगों के अंदर इतना वर्च्यू डेवलप हो जाएगा फिर वो एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस क्लासलेस को बनाने के लिए सारा कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, सारा कंट्रोल 100% कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, स्टेट। ये चीज है ना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सबसे पहले स्टेट पूरा टेक ओवर कर लेगा, फिर वो एक सोसाइटी को क्लासलेस बनाएगा, उसमें क्लासलेस बनाने के लिए काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, फिर एक ऐसा समय आएगा सोसाइटी क्लासलेस हो जाएगी। दिमाग लगाओ, अगर टेक्नोलॉजी भी साथ साथ में बढ़ रही है, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर साथ साथ में तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी किसको जन्म देती है,
आज स्थिति देखो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, जिसके पास आईफ़ोन 16 फ़ोन है, आईफ़ोन 16, वो बंदा भी आईफ़ोन 17 के लॉन्च पे लाइन पे लगा हुआ है। लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए उनको उस चीज़ की नीड है, आप मुझे खुद बताओ। किसी के पास आईफ़ोन 16 पड़ा है, क्या उसको आईफ़ोन 17 की नीड है? बताइए। पर नो सर। एक स्टेटस सिंबल की वजह से हम इतने मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती है, हम उतने मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। तो आप अगर टेक्नोलॉजी को बाईपास नहीं करते हो, टेक्नोलॉजी को भी रिकॉग्नाइज़ करते हो, तो आपको लगता है कभी सोसाइटी स्टेटलेस बन पाएगी? सोचो, क्या सोसाइटी कभी स्टेटलेस बन पाएगी बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी? क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके अंदर वर्च्यू डेवलप ही नहीं होने देगा बॉस। आपने अपना आईफ़ोन लिया है मानते हैं, आजकल बच्चों में क्रेज़ होता है आईफ़ोन का। आपके पास आईफ़ोन 16 पड़ा है। आपके दोस्त ने आईफ़ोन 16, 17 ले लिया। अब आपके मन में क्या आने वाला है? 17 लेना। या 18 लोगे आप आगे लॉन्च, है ना? आपने कोई गाड़ी लिया, आपने 8 लाख की गाड़ी, ठीक है ना? ऑल्टो गाड़ी लिया आपने, ठीक है? अब आपके पड़ोसी ने, आपके रिश्तेदार ने ले ली है, एक न एग्ज़ाम्पल उससे ऊपर की गाड़ी नेक्सॉन ले ली। फिर आपके मन में क्या आएगा? तो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? टेक्नोलॉजी आपके अंदर वर्च्यू को डेवलप ही नहीं होने देती है। वो आपके अंदर ग्रीड लाती है। क्या लाती है? लालच। मानते हैं ये बात? एग्री करते हो नहीं करते हो बताओ? यस। तो कभी भी सोसाइटी, अब स्टेट की ज़िम्मेदारी है ना, स्टेट क्या करता है? स्टेट को ज़िम्मेदारी दे रखी है कार्ल मार्क्स ने, कि जब तक सोसाइटी क्लासलेस नहीं होगी, जब तक उसके अंदर वर्च्यू डेवलप नहीं होगा, तब तक स्टेट प्रेज़ेंट रहेगा। तो अगर इसको प्रैग्मैटिक व्यू में देखोगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ये थोड़ी आइडियलिस्टिक बातें करी है, पर इसका प्रैग्मैटिक व्यू देखोगे, तो प्रैग्मैटिक व्यू में कभी भी सोसाइटी स्टेटलेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्लासलेस करना बहुत नामुमकिन है बॉस। भारत जैसा देश, आज भी आप, जो आज तो द हिंदू नहीं आया था, मैंने आपको हिमाचल में घटना देखी है आपको, दलित लड़के को मार दिया, यस सर। है ना? फिर एक तरफ हम लोग जो जनरल क्लासें हो जाती हैं, है ना? हम लोग डिमांड करते हैं कि आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो। तो आप समझ रहे हो कैसी-कैसी मानसिकता है? ये न्यूज़ हर 2 दिन में आती है। तो आज हिमाचल प्रदेश में आई है न्यूज़, देखिए। कहने का अब देखो सर, मैं, हाँ जी, हाँ जी। सर एक बार ये आप ये क्लासलेस वाला दोबारा पॉइंट बताओगे, सिर्फ क्लासलेस वाला? क्लासलेस वाला ये है कि क्लासलेस सोसाइटी की ज़िम्मेदारी किसकी है? स्टेटलेस की। यानी क्लासलेस मतलब क्या होता है? ना ऊपर ना नीचे। सब बराबर होंगे, सब ओके। एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, कोई दूसरे से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। किसी की भी तरह क्लास नहीं होगा ना, ना अमीर, ना गरीब, ना कुछ। यस और नो? यस। तो क्लासलेस सोसाइटी बनाने की ज़िम्मेदारी किसको दी है? स्टेट। अब मुझे बताओ, इसी समाज में टेक्नोलॉजी राइज़ हो रही है? तकनीक पे काम हो रहा है? यस। तो टेक्नोलॉजी कौन-सी क्लास को जन्म देती है? अमीर-गरीब। टेक्नोलॉजी जिस क्लास को जो जन्म देती है, वो अमीर को और अमीर बनाती है, गरीब को और गरीब। आईफ़ोन 16, 17 कौन ले सकता है बताओ? गरीब, अमीर? अमीन। तो फिर, तो कहने का एक प्रैग्मैटिक व्यू जो है, आप लोगों को समझ में आई ना ये बात? आई नो मैं अभी हिस्ट्री पढ़ा रहा था, पर मैं इस चीज़ में इसलिए आ गया हूँ, क्योंकि क्या ये चीज़ समझ में आई आपको कि कार्ल मार्क्स ने एक जो बात कही है कि स्टेट सारा कंट्रोल ले लेगा और स्टेट की ज़िम्मेदारी होगी कि वो कैसी सोसाइटी बनाएगा? क्लास। क्लास। और जब हमें क्लासलेस सोसाइटी अचीव हो जाएगी, तो स्टेट भी क्या करेगा अपने आप को? सरेंडर। तो स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी, ये कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने इसके लिए क्या बता रखा है कि जो लोग हैं, सबसे पहले तो स्टेट में कौन लोग शामिल होंगे? आम लोग। कौन होंगे? आम लोग। आम लोग शामिल होंगे स्टेट में। वो अमीर वर्ग को बाहर फेंक देंगे। अगर अमीर वर्ग अपनी सीट नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? रिवॉल्यूशन का भी। रिवॉल्यूशन एक कैसा? हिंसात्मक वाला। और सारा कंट्रोल ले लेंगे नॉर्मल लोग, और वो क्या करेंगे? सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जब सबके पास सब कुछ पहुंच जाएगा, तो लोगों को नीड ही नहीं होगी। पर ऐसा कहाँ होगा यार? समाज में टेक्नोलॉजी भी तो चल रही है। तो ये है आपका, इसीलिए मैंने कहा कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म बोलें या कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म बोलें, कार्ल मार्क्स के केस में हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। गौरी जी पकड़ पाई मेरी बात? यस सर। ठीक है? क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही, इस किताब में 1848 में लिखी थी ना ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हाँ जी। 1848 इसी में इन्होंने सोशलिज्म बता रखा है, तो हम कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म बोले या सोशलिज्म बोले, एक ही बात हो जाती है। हाँ, बट याद रखना, सोशलिज्म एक रास्ता है,
वहीं पर मैं किसी और हिटलर की बात करूं, हिटलर का सोशलिज्म अलग है, ठीक है। हिटलर का वहां पर हम क्या लिखते हैं, हिटलर का हम कम्युनिज्म नहीं लिखते हैं, लोग लिख देते हैं, वो गलत होता है। हिटलर का क्या लिखना है आपने, हिटलर का अपना रास्ता था कम्युनिज्म पहुंचाने का, तो हिटलर के केस में हमें ध्यान देना होता है, हम सोशलिज्म लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई ये चीज, यस और नो? तो क्या सीखा हमने, कार्ल मार्क्स के केस में कम्युनिज्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बट अदर देन कार्ल मार्क्स वहां पर आपको ज्यादातर सोशलिज्म लिखना चाहिए, गॉट इट, क्योंकि सभी किसकी बात करते हैं, कम्युनिज्म एक आइडियल स्टेज है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो सोसाइटी है हमारे की, इसको हम प्योरली सोशलिज्म नहीं बोल सकते या कम्युनिज्म नहीं बोल सकते। किस सोसाइटी को, मॉरियन सोसाइटी को आप कम्युनिज्म मत बोलिएगा। क्यों नहीं बोलिएगा, क्योंकि कम्युनिज्म होता है जहां पर पूरी मोनोपोली किसकी होती है, एवरी मोनोपोली किसकी होती है। तो मॉरियन में अभी हमने देखा प्राइवेट लैंड का भी कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड। और मिक्स मिक्स के साथ आप सोशलिस्ट को लिख सकते हैं, सोशलिज्म को नहीं लिख सकते। सोशलिस्ट क्या होता है, एक ऐसी विचारधारा जो थोड़ा बहुत सोशलिज्म को मानती है। तो यहाँ पर हमें विचारधारा कैसे दिख रही है कि स्टेट की मोनोपोली हमें कुछ प्रोडक्ट में दिख रही है, जैसे माइंस हो रहे हैं, फॉरेस्ट है और पेस्टल लैंड है। अब समझ में आई ये बात। तो मिक्स के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, सोशलिस्ट का। मिक्स के साथ कभी भी किसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब पकड़ पाए मेरी बात। सर उसका क्या आंसर है जो आपने हमसे पूछा था? जो कम्युनिस्ट वाला है उसका आंसर सर मैंने अभी नहीं दिया है। डेमोक्रेसी। उसका आंसर जो मैं कह रहा था, भारत में या डेमोक्रेटिक जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा को सपोर्ट क्यों नहीं करते, राइट। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, उसका आंसर भी नहीं दिया मैंने, पर मैंने आपको ये आंसर दे दिया है कि मौर्यन साम्राज्य के लिए आपको अगर बताना है किस तरह की इनकी सोसाइटी थी पॉलिटिकल एंगल में, तो आप क्या बोलेंगे, मिक्स्ड प्लस। क्या भारत, आज का भारत ऐसा ही है? तो यहां पर सोशलिस्ट आएगा, सोशलिज्म नहीं आएगा। क्या मैं समझा पाया, यस और नो? क्योंकि यस। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि सोशलिज्म विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति सोशलिस्ट है, जो गलत नहीं है। पर आप समझो, सोशलिस्ट एक विचारधारा को, सोशलिज्म को मानने वाला व्यक्ति है, पर इसका ये मतलब थोड़ा ना होता है कि वो 100% मानता है। अगर आप 10% भी मानते हैं तो वो भी आपकी आइडियोलॉजी क्या कहलाएगी, सोशलिस्ट। तो ये चीज का जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिक्स्ड प्लस सोशलिज्म नहीं आएगा, मिक्स्ड प्लस सोशलिस्ट आएगा। क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का 2.2.1 की बात कर रहा हूं मैं, अर्थशास्त्र की। 2 क्या हो गया, ये बुक, 2 हो गया चैप्टर, और 1 क्या हो गया, श्लोक। तो यहां पर ये बताया गया है कि राजा जो है, किंग जो है, वो ग्रांट करता था, देखो अनुदान दे रहा है भाई, ग्रांट करता था लैंड, ठीक है, क्या करता था, ठीक है, लैंड। अब ये लैंड कैसी होती थी, ये थोड़ी सी लैंड होती थी अनफर्टाइल होती थी, जैसे हमने पहले भी देखा था, अनफर्टाइल लैंड होती थी। और किसको देता था ये, एसेटिक्स को देता था। एसेटिक्स क्या होते हैं, एसेटिक क्या होता है, गुरु लोग जो होते हैं ना, ज्ञानी लोग, गुरु लोग, जिससे कि वो क्या लर्न करें और किस शिक्षा को फैलाएं, वेदास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर ये पॉइंट दोबारा बताना। मैंने कहा राजा ग्रांट करता था लैंड को, और लैंड ज्यादातर क्या होती थी, अनफर्टाइल होती थी, ठीक है। और किसको देता था, ज्ञानी लोगों को, ऋषि मुनियों को देता था, जिससे कि ऋषि मुनि इसमें क्या करें, वेदों को समझें और लोगों को भी समझाएं। यस, यस। ठीक है। और यहीं पर हम देखेंगे हमारा जो है 2.1.7 को अगर हम देखें, तो वहां से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें एक लैंड ऐसी दिखती है जो टैक्स फ्री है। ऑब्वियसली सर हमने पहले भी बात करी है उसमें, पर यहाँ पर टैक्स फ्री प्लस हेरिडिटेट हेरिडिटेरी है, यानी कि टैक्स फ्री लैंड क्या होता है, ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। और इस तरह की लैंड जो है, एक तो टैक्स फ्री है और ये है ना अनुवांशिक है, ट्रांसफर होती रहती है बच्चों पे, तो ये लैंड ज्यादातर किसको दी जाती थी, ब्राह्मण्स को। क्या मैं समझा पाया, ब्राह्मण्स को। चाणक्य खुद क्या थे, एक, ब्राह्मण। तो फिर
तो यहाँ पर हमें थोड़ा-सा बायसनेस दिखता है। तो ब्राह्मण्स को बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो ब्राह्मण्स को कैसी लैंड मिलती थी? टैक्स फ्री भी होती थी, पर ये लैंड क्या होती थी? हेरिडिटरी होती थी। यानी कि ब्राह्मण के बच्चे पे ट्रांसफर होगी। क्या मैं समझा पाया? येस और नो? ऐसा कॉन्सेप्ट आज आपको नहीं दिखता। कोई ऐसी लैंड दिखती है जो ट्रांसफर होती रहती है? लैंड फ्री ट्रैक्स, है ना? आपके मन में प्रश्न आ सकता है, सर प्रॉपर्टी तो हमारी ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है? यस और नो? प्रॉपर्टी तो आपकी, जैसे आपके पास जो ज़मीन है वो ट्रांसफर होती रहती है, पर आपको पता है कभी भी गवर्नमेंट आपसे वो ज़मीन ले सकती है, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? कन्फ्यूज़ मत होना। आज भी आपके पास प्राइवेट लैंड होती है, आपको पता ही है। आपका जो मकान बना हुआ है, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके बाद वो आपकी ज़मीन आप पे आ जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी ना अपने आप। चलो भैया समझ में आ रहा है। ट्रांसफर तो सर आज भी होती है, पर आप ध्यान से सोचो, उस समय ट्रांसफर सिर्फ़ किस क्लास के लिए होता था? आज आर्टिकल 17 बैठा हुआ है, आर्टिकल 14 बैठा हुआ है, तो ट्रांसफर किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए होगी या सभी के लिए होगी? बताइए, बताइए भैया। गाइस मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो। यस सर।